नमस्कारम नमस्कार। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और आज हमारे बीच में व्याख्याता के रूप में, इंग्लिश टीचर के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर हृदय कुमार मिश्र जी। माननीय सर का मैं नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं और आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं मंगलाचरण करना चाहूंगा। मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पूर्वामत्र सरस्वती मनभजी शुंभादिदैत्यार्दिनी। वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करके आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का यह पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। मैं यह सूचित करना चाहूंगा विद्यार्थियों को कि आज के इस समय में अंग्रेजी आप यूज करें या न यूज करें, लेकिन आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। क्योंकि यदि आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है और फिर भी यदि आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि आपको अंग्रेजी भाषा बोलनी, लिखनी, पढ़नी नहीं आती है तो आपको समाज में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सामना करना पड़ता है। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक तक मैंने अंग्रेजी पढ़ी हुई है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपनी सारी कॉपियां अंग्रेजी माध्यम से ही लिखी है। मैं अच्छे से अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, लिख सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन ये बात अलग है कि मैं अंग्रेजी बोलता बहुत कम हूं। अंग्रेजी का इस्तेमाल मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी के पत्रों को पढ़ने तक सीमित रह गया है। और यदि मैं किसी मीटिंग इत्यादि में हूं तो मैं प्रेफर करता हूं हिंदी भाषा में बोलना। मैं अंग्रेजी भाषा में बोलना बिल्कुल लाइक नहीं करता हूं। और उसके साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति मेरे सामने अंग्रेजी झाड़ता है तो मैं उससे कहता भी हूं कि हिंदी में बताइए, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ऐसे साफ साफ। क्यों? मुझे मालूम है मुझे तो आती है, और अगला व्यक्ति क्यों मेरे सामने अंग्रेजी झाड़ रहा है जब हिंदी का विकल्प उपस्थित है। तो यदि मुझे न आती होती तो जरूर मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता और मैं सोचता कि अरे वो कितना विद्वान आदमी है, वो अंग्रेजी बोल रहा है और हम बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरा संस्कृत के विद्यार्थियों से और अन्य विद्यार्थियों से भी यह आग्रह है कि अंग्रेजी का आप इस्तेमाल करें या न करें अलग बात है। जैसे आपके घर में चरपहिया हो, आप उसका इस्तेमाल न कीजिए, कोई बात नहीं है, आपको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। लेकिन यदि हो ही ना, तब आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। आपके पास सोने की चैन न हो तो आपको एक बार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। लेकिन यदि सोने की चेन, अंगूठी आपने रखा हुआ है, आप पहनते नहीं है, तो आपको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। तो अधिक समय न लेते हुए एक छोटी सी भूमिका के माध्यम से मैं बस और बस इतना कहना चाहता हूं कि कम से कम अंग्रेजी का इतना ज्ञान हो आपको कि आप फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकें, अंग्रेजी समझ सकें और अंग्रेजी लिख सकें। आगे उसको इस्तेमाल करना या न करना
ये आपके अधीन है। थैंक यू सो मच। तो मैं माननीय सर डॉक्टर हृदय कुमार मिश्र जी का नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं इस पीताम्बरा कोचिंग में, और सर से आग्रह है कि सर अपना आज अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स का जो व्याख्यान है आज कंटिन्यू करें। माननीय सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड कंटिन्यू योर लेक्चर, प्लीज प्लीज। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि भाषा अकेले नहीं एग्जिस्ट करती। भाषा एक दूसरे से संबंधित होती है, कोई भी भाषा हो। जैसे अगर हम हिंदी की ही बात करें तो हिंदी में ही हम इंग्लिश के कई वर्ड यूज करते हैं, उर्दू के काफी शब्द यूज करते हैं, यहाँ तक संस्कृत के भी वर्ड यूज करते हैं। सिर्फ अगर हम हिंदी बोले, अगर इंग्लिश के एक वर्ड ना यूज करें तो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ तक कि कोई भी इलिटरेट आदमी भी है तो वो भी हिंदी बोलते वक्त इंग्लिश के कुछ शब्दों को यूज करता है। यही चीज हर भाषा में है। भाषा किसी की कोई यूनिक नहीं होती कि सिर्फ उसी का एकाधिकार है, सब समागम के आधार पर ये चलती है भाषा। और दूसरी चीज की भाषा का जो लैंग्वेज का जो ग्रामर स्ट्रक्चर होता है वो सेम पैटर्न पे काम करता है। ये नहीं कि हिंदी का स्ट्रक्चर अलग हो, इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग हो, ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर सेम होता है। समझने के लिए थोड़ा हमको मेहनत करनी पड़ती है कि किस भाषा को कैसे समझा जाए। किसी भी भाषा को समझने के लिए आपके पास एक अपनी भाषा का होना अनिवार्य होता है। कोई भी भाषा हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हमारे पास एक भाषा हो, स्वयं की भाषा कोई हो। एक भाषा का स्ट्रक्चर तो वही है, उसी स्ट्रक्चर बेस पे हम दूसरी अन्य भाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। आज के समय में इंग्लिश भाषा को लेके काफी पेरेंट्स में, काफी तरह हमारे समाज में बहुत हाव भाव बना रहता है कि भैया इंग्लिश बहुत उसको बहुत वजन में लेते हैं, हल्के में नहीं लेते। वजन भैया कुछ हुआ है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपकी हिंदी भाषा है, जैसे आपकी संस्कृत भाषा है, वैसे आपकी इंग्लिश भाषा है, कोई उसमें हवा नहीं है। उसको हवा बना दिया जाता है। उसको इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि हम पुरानी पद्धति की भाषा को सीखते हैं। और पुरानी पद्धति जो हमारी भाषा सीखने की है वो नियमों के आधार पे बेस्ड है। पुराने शिक्षक जैसे कि कोई भाषा जब सिखाते हैं तो वो नियमों पे ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई अगर नियम आएगा तभी आपको भाषा आएगी। कोई भी भाषा, याद रखिए, नियमों पे नहीं चल सकती। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, अगर कोई छोटा बच्चा होता है, उसको भाषा की ग्रामर का स्ट्रक्चर नहीं पता होता, उसको उसकी एबीसीडी नहीं पता होती। लेकिन एक छोटा सा बालक है, जब 5 साल, 3 साल से 4 साल 5 साल तक का है, तो वो सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीख लेता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाना सीख लेता है, कंपाउंड सेंटेंस भी बनाना सीख लेता है। लेकिन अगर उससे कुछ पूछिए आप तो वो नहीं बता पाएगा, उसके स्ट्रक्चर का बेस उसको नहीं पता है, भाषा उसको पता है। तो ऐसे ही जहाँ पे यहाँ पे हम पैदा हुए, यहाँ पे हम इंग्लिश बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं। सेम चीजें अगर मान लीजिए इंग्लैंड में ही कोई है, बच्चा है, तो इसी पैटर्न पे वो इंग्लिश को सीखता है। भाषा का स्ट्रक्चर उसका वही होता है, उसको कोई नियम नहीं बताया जाता, क्योंकि भाषा नियमों पे चलती ही नहीं है। अगर हम नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम भाषा का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमको फिर नियमों में उलझना पड़ेगा। और नियमों में जब उलझ जाएंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी स्पष्ट नहीं हो पाएगी, हम नियमों में उलझे रहेंगे। बच्चों के साथ यही होता है। हमारे समाज में ऐसा भी देखा गया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई 5 साल तक वो हिंदी माध्यम में रहे हैं, उनकी मातृभाषा भी हिंदी रही है, हिंदी में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन उनका जब माहौल एकदम चेंज हो जाता है, बदल दिया जाता है किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज के, उनका माहौल एकदम बदल जाता है। उनको चीजें पता नहीं होती हैं। कोई भी चीज जब उनके सामने स्पष्ट रूप से प्रकट की जाती है, दर्शाई जाती है, तो उनको एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि भाई इसको तो हम इस नाम से जानते थे, यहाँ पे सर ये कह रहे हैं, तो एक
द्वंद्व की स्थिति उनके सामने प्रकट हो जाती है। तो उस द्वंद्व की स्थिति से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। यही कारण होता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर कमजोर हो जाती है। लर्निंग पावर बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं बढ़ पाती। अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज का उनको बोध नहीं हो पाता। तो पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। किसी भी छात्र ने इससे पास तक के किसी भी प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को आप देखिए, भाषा का इस्तेमाल करेगा, इंग्लिश मीडियम में है तो करेगा, बुक्स कोई भी किताब दे दीजिए वो पढ़ेगा, पढ़ा भी देगा, आपको बता भी देगा कि क्या क्या चीजें, लेकिन उसके क्लियर अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं हो पाती। उसका कारण यही है कि मातृभाषा उसकी हिंदी रही है और उसको फिर एक नए परिवेश में उसको भेजा जाता है। इंग्लिश मीडियम एक नया परिवेश है, उसमें भेज दिया जाता है, उसका अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं बढ़ पाती। किसी चीज को सिर्फ जान लेना ये ज्ञान नहीं होता, जब तक कि उसको हम बखूबी समझे ना। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर चीज की, जिसको हम पढ़ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता। लर्निंग क्या है? लर्निंग हम आज किसी चीज के बारे में सीखे और उसके बाद अगर उसका बोध हमें ना रहा तो हम उसको भूल जाएंगे। अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाएगी तो हम उस चीज को भूल नहीं सकते। आज के समय में इंग्लिश मीडियम स्कूलों में यही हो रहा है। रिजल्ट क्या निकलता है कि उस बच्चे को न तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हिंदी की हो पाती है और न तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की ही हो पाती है। कारण क्या है? बच्चे को इस परिवेश में डाल दिया जाता है कि टोटल सब कुछ इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश। तो बच्चा उसी परिवेश में अपने आप को ढालने लगता है। भाई अगर किसी के साथ अगर 2 गुना 4 2 गुना 4 अगर रोज आप कहोगे तो वो सीख तो जाएगा वही चीज ना। उसमें किसी टीचर या गार्जियन की कोई भूमिका नहीं होती है। वो एक रिपीटिशन का दौर होता है, उसी रिपीटिशन में बच्चा सीखता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस पे कुछ सिखाया जाए, उसको लर्निंग बेस पे सिखाया जाता है। जो लर्निंग बेस पे भाषा सीखता है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, और जब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती तो वो चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाता। कोई भी भाषा हो, मान लीजिए आप हिंदी बखूबी जानते हैं, अब उस हिंदी भाषा से आपको इंग्लिश भाषा सीखना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि चीजें सेम होती हैं, सेम स्ट्रक्चर की होती हैं। हाँ, थोड़े बहुत बदलाव हो जाते हैं, थोड़े बहुत बदलाव होते हैं। जैसे मान लीजिए संस्कृत या हिंदी में देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन इंग्लिश में क्या है? सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। एक्चुअली है इसमें भाषा में, भाई भाषा को सेम टू सेम नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं इस तौर पे। तो अगर हम हिंदी को अच्छे से समझ गए हैं, हिंदी भाषा को अगर खूब अच्छे से समझ गए हैं, तो उस बेस पे हम इंग्लिश को सीख सकते हैं सेम पैटर्न पे। इंग्लिश में क्या होता है कि हर एक वर्ड का अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अगर हम इंग्लिश भाषा की बात कर रहे हैं, सेम पैटर्न तो हिंदी में भी है, वही चीज हिंदी में भी है, वही चीज इंग्लिश में भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके चेंज होते हैं। अगर हम इंग्लिश भाषा को सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होता है। जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा नहीं सकते। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना अनिवार्य होता है। इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिनको की बखूबी समझा जाए पहले, बिना इसकी अंडरस्टैंडिंग के ग्रामर आगे नहीं बढ़ सकती। और दूसरी चीज, इसमें हम नियमों पे जोर नहीं देना चाहते, न ही भाषा नियमों पे चलती है। अगर भाषा नियमों पे चलती तो छोटे छोटे बच्चों को हमको हिंदी के नियम पहले बताने होते, तभी वो भाषा सीख पाता। लेकिन वो ऐसा तो है नहीं, छोटा बच्चा है, दूसरे को बोलते हुए देखकर वो सीख जाता है उस भाषा को। एक सिंपल उदाहरण, जैसे मान लीजिए अगर कोई छोटा बच्चा है उसको हम इंग्लैंड भेज दें, तो वहां के परिवेश में रहकर उस भाषा को सीख जाएगा। लेकिन
वो ग्रामर की स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएगा। आज भी 90% छात्र ऐसे हैं जो भाषा में बता देंगे कि ये चीजें होती हैं, भाषा को समझते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो चीजें वहां पे क्यों हैं वो नहीं बता पाते वो। जैसे भी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर ये बताइए हम आर्टिकल द का यूज कहाँ पे करते हैं। तो हमने बताया भाई आर्टिकल द का यूज आप कर सकते हैं, किसी भी कॉमन नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो उस टाइम से क्वेश्चन किया, सर ये बताइए हम प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज क्यों करते हैं। हम तो करते हैं कहीं तो, हाँ तो हमने पूछा कैसे आप करते हैं। तो उसने बताया कि सर ये बताइए जब हम गंगा का यूज करते हैं, गंगा का यूज करते हैं, किसी रिवर का नाम लेते हैं तो उसमें आर्टिकल तो आता है। तो हमने कहा हाँ भाई आता है, क्यों नहीं आएगा, आएगा आर्टिकल, हम गंगा द गंगा कहेंगे। तो वो बोला भाई ये तो प्रॉपर नाउन है, गंगा किसी नदी का नाम है, हम प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल क्यों प्लेस कर रहे हैं। जितनी भी किताबें आप देखिए उसमें यही चीज दिया हुआ है भाई, कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल प्लेस करते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ किसी नाम के साथ हम आर्टिकल प्लेस नहीं करते हैं। तो हमने उसको बताया ये जो आर्टिकल का यूज यहाँ पे हो रहा है वो गंगा के साथ नहीं है आर्टिकल आ रहा है हमारा, ये आर्टिकल हमारा रिवर के साथ लगा हुआ है। तो उसने फिर हमसे दूसरा क्वेश्चन किया कि सर आर्टिकल अगर गंगा के साथ अगर आ रहा है तो उसको रिवर के पास में होना चाहिए। तो हमने बताया उसको देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी प्रॉपर नाउन में कॉमन नाउन छिपा हुआ होता है और ऐसी स्थिति में आर्टिकल वो लेगा। और कॉमन नाउन रिवर है और रिवर किसी भी रिवर के पहले हम आर्टिकल पेश करते हैं। तो द गंगा जब हम देखते हैं तो आर्टिकल हमारा गंगा के साथ नहीं है, वो हमारा आर्टिकल चला गया है प्रॉपर नाउन रिवर के साथ। जैसे फिर उस टाइम से दूसरा क्वेश्चन किया सर ऐसा भी तो हो सकता है जैसे हम कहते हैं कि नेहरूराम भारती तो द नेहरूराम भारती कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ से तो द नेहरूराम भारती कह सकते हैं। हम कहा बिल्कुल कह सकते हो। तो कहा कि ये तो प्रॉपर नाउन द नेहरूराम भारती तो ये प्रॉपर नाउन है, इसके साथ हम आर्टिकल कैसे प्लेस कर रहे हैं। तो हमने बताया कि ये आर्टिकल आप जो लगा रहे हो वो नेहरूराम भारती के साथ नहीं है, वो आर्टिकल प्लेस हो रहा है यूनिवर्सिटी के, और यूनिवर्सिटी एक कॉमन नाउन है। तो ऐसे ऐसे भ्रांतियां बहुत सारे हैं, किताबों में दिया गया सारी चीजें दी गई हैं किताबों में, लेकिन किताबों में स्पष्ट रूप से चीजों को समझाया नहीं गया है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग बच्चों की बढ़ नहीं पाती। बस बच्चे देख लिए ऐसा ऐसा होता है बस उसी पे लगे हुए हैं। अभी हाल में एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर ये बताइए कि हम ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। अब ये दिक्कत होती है उसमें जब किसी चीज को हम डायरेक्ट एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज पे ले जाते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। वर्ब का ऑब्जेक्ट होना, जिस चीज में वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज ले जाते हैं। लेकिन अगर कहीं पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमारे समाज में इंग्लिश को लेके ऐसा है कि बच्चों के अंदर काफी कंफ्यूजन, काफी हद तक कंफ्यूजन भरा हुआ है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो क्लियर नहीं हो पाती। कोई अगर अच्छा टीचर मिल गया क्लियर करने वाला तो क्लियर हो गया, नहीं तो वो बताते हैं भाई अपवाद है, अपवाद है, ऐसा होता है, किताबों में लिखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, किताबों में जो भी चीजें लिखी गई हैं वो रिजनेबल हैं, उसके पीछे का कोई तर्क है। ऐसा नहीं है कि बस अपवाद है, अपवाद वर्ड कुछ होता ही नहीं। इंग्लिश में हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। किसी बच्चे ने जैसे पूछ लिया भाई मोहन इज गोइंग टू स्कूल या मोहन गोज टू स्कूल, इसको पैसिव वॉइस में बदलिए सर। ये किसी बच्चे ने पूछा हुआ एक क्वेश्चन है सर, इसको क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ब है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, स्कूल वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एक बच्चे ने हमसे पूछा था तो हमने उसको भी समझाया कि भाई देखो यहाँ ये स्कूल वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो बच्चा कहा कहीं क्यों सर ये वर्ब है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट है स्कूल जाना,
तो हमने कहा देखो भाई, जब तक कि वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो हम किसी भी वाक्य को पैसिव वॉइस में नहीं बना पाते। ये जो ऑब्जेक्ट है स्कूल, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। उसको हमने समझाया कि तो भाई अगर हम ये कहें ही ईट्स मैंगोज, वो आम खाता है, यहाँ पे ईट वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है मैंगोज, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन ही गोज टू स्कूल ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, यहाँ पे वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये जो स्कूल है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों को इसी तरीके से कन्विंस किया जाता है, समझाया जाता है कि भाई कोई भी भाषा भ्रांतियों पे नहीं रहती भाई। हर चीज कहीं भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो तुरंत किसी टीचर से संपर्क करिए आप कि ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो एक टीचर ही इसको क्लियर कर सकता है। बाकी किताबों में चीजें तो बहुत सारी दी गई हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन पैदा कर देती है किताबें। भाई किसी के भी नियम को जब तक टीचर उसको समझाएगा नहीं तब तक वो चीजें अच्छे से आ नहीं सकती। किताबों में बहुत चीजें दी गई, किताबों में सिर्फ चीजों को दे दिया जाता है, डिस्प्ले कर दिया जाता है, ये चीजें हैं, ऐसा ऐसा है। लेकिन वो चीजें क्यों आ रही हैं वहां पे, वो एक टीचर ही इसको एक्सप्लेन कर सकता है, उसको समझा सकता है, बता सकता है। दूसरी चीज, भाषा में कोई रटंत विद्या नहीं होती कि हम नियमों को रट लें, नियमों को पढ़ लें, हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश भाषा रीजन पे चल रही है, तर्क, उसका एक तर्क है, हर चीज का लॉजिक है, बिना लॉजिक के कुछ नहीं है, तर्क पे चल रहा है। तो नियमों का एक तर्क होता है, उसी तर्क के आधार पे हम भाषा के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। भाई ग्रामर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं। लेकिन उन नियमों को अगर हम याद करके चलेंगे, उन नियमों को अगर हम लेके चलेंगे, तो हम भाषा को कंट्रोल नहीं कर सकते। कहाँ गलत है कहाँ सही है, इसको हम स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं कर सकते। भाषा में कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैथ में आपके कुछ फॉर्मूले हैं, उसी हिसाब से भाषा में भी कुछ फॉर्मूले हैं। उन फार्मूलों के बेस पे रख के हम किसी सेंटेंस को बताते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है या गलत है। जैसे एक सिंपल उदाहरण आपको दे रहे हैं, जैसे समझ में, किसी भी सब्जेक्ट के बाद कोई भी सब इंग्लिश लैंग्वेज में मान लीजिए, किसी भी सेंटेंस को होने के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। और सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता सब्जेक्ट, याद रखिए। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। अब हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी आपका या नाउन या प्रोनाउन ही होगा, और कोई तीसरा हो ही नहीं सकता, या नाउन या प्रोनाउन। कोई भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है कि नहीं है, उसको एक वर्ब चाहिए, क्रिया, एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब अगर आ रहा है तो सेंटेंस हमारा पूर्ण हो रहा है। और इसी बेस पे हम आगे इसको स्ट्रक्चर इसका फॉलो करते हैं। अब जैसे हम रोज दिनचर्या की भाषा में हम सिंपल सेंटेंस को भी बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी बोल रहे हैं, और कंपाउंड सेंटेंस को भी बोल रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की, बोल रहे हैं सिंपल, कोई भी सिंपल सेंटेंस एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब मिला के कोई एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। जैसे हम कहें ही रीड्स, वो पढ़ता है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट हो गया, रीड्स उसका वर्ब हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, ही रीड्स वो पढ़ता है, सेंटेंस पूर्ण है। इसके बाद अगर हम जोड़ दे, कोई ऑब्जेक्ट जोड़ दे, क्या पढ़ता है ऑब्जेक्ट जोड़ दे, तब भी सेंटेंस कंप्लीट है। ही रीड्स, तब भी सेंटेंस कंप्लीट है। अब ही रीड्स तो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा, ये तो, अच्छा ऐसा नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट छिपा हुआ होता है, लेकिन सेंटेंस हमारा सेंस पूरा देता है। ऑब्जेक्ट तो छिपा हुआ, अब रीड्स की बात हो रही तो कुछ ना कुछ तो रीड कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। हो सकता है कोई बुक रीड कर रहा हो,
अब ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी वस्तु को वो रीड कर रहा हो, वस्तु को रीड नहीं करेगा, किसी न किसी भाषा को, लिखित भाषा को ही वो रीड करेगा। सब्जेक्ट छिपा हुआ, जैसे ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है, पढ़ता है, या ही इज रीडिंग बुक, वो किताब पढ़ रहा है। ये हमारा एक कंप्लीट सेंस देने वाला ये सिंपल सेंटेंस है। अगर इसी को हम कंपाउंड सेंटेंस हम में बनाएं, इसको हम, भाई सेंटेंस तो तीन ही प्रकार के होते हैं ना, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, टाइप तीन ही प्रकार के हैं। सबसे ज्यादा वरीयता हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ही देते हैं। स्टार्टिंग में बच्चा सिर्फ सिंपल सेंटेंस से ही सीखता है चीजों को। भाषा हमेशा जो स्टार्टिंग बेस होता है वो सिंपल सेंटेंस से सीखी जाती है, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस लेते हैं, फिर जाके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लेते हैं तो भाषा हमारी कम से कम 3 लाइन 4 लाइन के बाद फुल स्टॉप आता है, मिनिमम 3-4 लाइन खींच के चला जाता है जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किसी भी वाक्य को लिखते हैं। अब हम कंपाउंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो प्रिंसिपल क्लॉज के सेंटेंस होते हैं। दो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता। अब दोनों प्रिंसिपल क्लॉज मिलके किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ के एक सेंटेंस को बनाते हैं और वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। जैसे हम कहें राम गोज टू स्कूल बट ही डज नॉट रीड देयर। राम विद्यालय जाता है लेकिन वह वहां पढ़ता नहीं है, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हुआ। राम गोज टू स्कूल, ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये एक पहला प्रिंसिपल क्लॉज का सेंटेंस हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़े, बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है यहाँ पे। बट ही डज नॉट रीड देयर, लेकिन वो वहां पढ़ता नहीं, स्कूल तो जाता है लेकिन वहां वो पढ़ता नहीं है, ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस हुआ। अब जैसे अब इसी सेंटेंस को कोई मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाए, याद रखिए सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज का ही सेंटेंस होता है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लॉज के सेंटेंस होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो उसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज का सेंटेंस होना अनिवार्य होता है, एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मतलब जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। जैसे हम कहें इफ ही गोज टू स्कूल, इफ ही गोज टू स्कूल, यदि वह स्कूल जाता है, या यदि वह स्कूल जाएगा, सिर्फ एक ही आएगा। अब कोई कहेगा जैसे जाएगा तो फ्यूचर का है, ऐसा नहीं है, एक कंडीशन रखी जाती है, वो कंडीशन हमेशा प्रेजेंट में ही रखी जाती है। बच्चे इसमें भी बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर ये बताइए यहाँ पे वह यदि वह स्कूल जाएगा तो पास हो जाएगा, दोनों को हमारे फ्यूचर के जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक वाक्य में हम कंडीशन को रखते हैं और कंडीशन हमेशा प्रेजेंट में रखी जाती है और उसकी पूर्ति हमेशा फ्यूचर में होती है। तो हम कहें इफ ही गोज टू स्कूल, तो ये हमारा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में पूरा है ही नहीं। क्यों नहीं है पूरा? अगर हम किसी से बोले इफ ही गोज टू स्कूल, यदि वह स्कूल जाता है, तो अगला वाला बंदा पूछेगा तो पूछेगा वो। अगर हम किसी से कहें ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता, तो नहीं पूछेगा चलिए भाई जाता है। अगर इफ लगा दिए तो कंडीशन रख दिए, कंडीशन की पूर्ति होना यहाँ पे अनिवार्य है। ही गोज टू स्कूल कंप्लीट सेंस दे रहा है, इफ ही गोज टू स्कूल इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। ये अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक कि किसी प्रिंसिपल क्लॉज के सेंटेंस को इसमें आपस में कनेक्ट ना करें। अच्छा, अब हम इसके साथ अगर कोई प्रिंसिपल क्लॉज का सेंटेंस लेंगे, इसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के कंजक्शन से इसको जोड़ेंगे और तभी ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। जैसे हम कहें इफ ही गोज टू स्कूल, बीच में कॉमा आएगा, ही विल पास, या तो स्कूल जाएगा तो पास हो जाएगा। इसी को हम इस सेंस में भी कह सकते हैं, ही विल पास
अब देखिए आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये बीच में आ रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इफ बीच में आ रहा है। ही विल पास, तो पास हो जाएगा। इफ ही गोज टू स्कूल, यदि वह स्कूल जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरा बना है हमारा। अब इसी सेंटेंस में जब हम बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? कंजक्शन पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। इफ यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब ये जब इफ बीच में आ रहा है तो यहाँ पे हम किसी कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है तो हम बीच में कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो यूं कहिए कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज का सेंटेंस अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिल रहा है तो कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेंटेंस अगर प्रिंसिपल क्लॉज से मिल रहा है तो कॉमा का इस्तेमाल बीच में किया जाएगा। तो ये सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात हुई। छोटा बच्चा है, आप किसी भी बच्चे को देख लीजिए, एक रिसर्च करके देख लीजिए, वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है लेकिन वो तीनों भाषाओं का इस्तेमाल, तीनों प्रकार के सेंटेंस को वो बोलता है। अभी उससे पूछिए कौन सा सिंपल सेंटेंस, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, नहीं बता पाएगा। ये वाला सिंपल है, ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ तक कि शुद्ध हिंदी बोलने वाले से भी आप पूछ लेंगे भाषा के स्ट्रक्चर पर, अगर वो भाषा पे अगर शोध किया है, भाषा के बारे में उसको ज्ञान है तो बता लेगा, अन्यथा वो नहीं बता पाएगा। हमने बहुत सारे वकील साहब को भी देखा है, जब वो कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, स्टार्टिंग तो वो फर्स्ट पर्सन में कर देते हैं या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में करते हैं, लेकिन वो सेम स्ट्रक्चर को वो फॉलो नहीं करते। अगर हमने किसी कोई भी लेख अगर लिखा, अगर फर्स्ट पर्सन में लिखा है, फर्स्ट पर्सन मतलब हम ही है लिखने वाले, अगर हम फर्स्ट पर्सन में लिखे हैं, आगे आने वाले जितने भी प्रोनाउन होंगे हम फर्स्ट पर्सन के ही अकॉर्डिंग लेंगे। हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम उसका प्रोनाउन नहीं ले पाएंगे, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लेंगे। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे एप्लीकेशन में देखते हैं कि स्टार्टिंग तो फर्स्ट पर्सन से आई से कर दिए, लेकिन आगे चल के वो माई का इस्तेमाल न करके अवर का इस्तेमाल कर देते हैं, तो स्ट्रक्चर उसका गलत हो जाता है। दूसरी चीज, काफी लोगों को हमने देखा जब हम किसी की बताई गई बातों को जब हम लिखते हैं तो हमारे सेंटेंस नहीं होते हैं, उनको डायरेक्टली लिख देते हैं। लेकिन भाषा में ऐसा है कि अगर हम किसी की बताई गई बातों को अगर हम लिख रहे हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पे हम लिख दें। तो ये भी एक पंक्चुएशन का हिस्सा है। भाई भाषा में ये सब चीजें अनिवार्य होती है समझना। लेकिन किसी भी भाषा को हम तब तक बखूबी नहीं समझ सकते जब तक कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का बखूबी ज्ञान हो। हमने अपने बचपन में देखा था कि टीचर जब पढ़ाते थे हमको तो ज्यादा फोकस उनको उनका इसी पे होता था टेंस के ऊपर, टेंस के ऊपर उनका फोकस होता था। उनका यही मानना था कि अगर बच्चे को अगर टेंस आ जाएगा तो भाषा को बच्चा जल्दी सीख सकता है। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है कि टेंस को सीखने से भाषा अच्छे से आ जाए, ऐसा नहीं है। टेंस तो वर्ब के अस्तित्व को बताता है कि वर्ब की कंडीशन कैसी। भाषा में आप देखिए किसी भी टेंस का बदलना वो वर्ब के स्वभाव में ही परिवर्तन को दिखाता है। अगर कोई भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यस एक वचन में है तो यस में यस लगा होता है। लेकिन अभी अगर उसकी स्थिति अगर बदल जाती है, वो प्रेजेंट से पास्ट में चला जाता है। अगर वो सेकेंड फॉर्म में आए तो हम समझ जाते हैं भाई ये पास्ट में चला जा चुका है, और अगर वो थर्ड फॉर्म में है तो परफेक्ट में जा चुका है। हम ठीक से समझते हैं। बाकी टेंस ऐसा कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ वर्ब की स्थिति को बदलना दिखाता है
कि आपकी वर्ब की स्थिति बदल रही है। वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में है तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। सेकेंड फॉर्म में चला गया तो आप जान जाएंगे ये पास्ट में है। और अगर थर्ड फॉर्म में चला गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट फॉर्म में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। और अगर वर्ब आईएनजी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो आप जान जाएंगे कॉन्टिन्यूअस में है। बाकी आपको ट्रांसलेशन में इतना कहाँ सीखना है कि आपको टेंस के बारे में इतना मतलब डीपली बताया गया और डीपली उसमें आप उलझे, ऐसा नहीं है। रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर वाले सेंटेंस जितने हैं उसके सब मॉडल्स आते हैं और मॉडल्स में कभी भी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती। मॉडल्स जहां भी रहेंगे वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। जितने भी मॉडल्स हो, चाहे हम कैन ले ले, विल ले ले, शैल ले ले, शुड ले ले, कुड ले ले, वुड ले ले, और टू ले ले, कोई भी मॉडल्स ले ले, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकती। तो भाषा को हम टेंस के अकॉर्डिंग नहीं सीख सकते। बेस हमारा होता है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना, जो कि सेंटेंस में आते ही वो चेंज होने लगते हैं। एक पार्ट ऑफ स्पीच याद रखिए, एक वर्ड कहीं पे वो प्रीपोजिशन का भी काम कर सकता है, कहीं पे वो कंजक्शन का भी काम कर सकता है, कहीं पे वो नाउन का भी काम कर सकता है। इतने फॉर्म है तो ऐसे कोई बता ही नहीं सकता कि इसका फॉर्म क्या होगा जब तक कि उसका सेंटेंस में नहीं यूज हो। किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे नहीं बताया जा सकता कि ये क्या है। वो सबका काम कर सकता है, लेकिन वो सब सेंटेंस में स्ट्रक्चर में होता है तब वो बताता है कि मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रीपोजिशन हूँ, कि मैं यहाँ पे नाउन हूँ, कि मैं यहाँ पे वर्ब हूँ, कि मैं यहाँ पे एडवर्ब हूँ। तो वहीं पे बताएगा, स्ट्रक्चर में क्लियरली बताता है। तो इंग्लिश में कुछ बेस हैं। बेस मतलब जैसे नियम फार्मूले हैं आपके मैथ में, वैसे इंग्लिश में भी है। जैसे एक सिंपल उदाहरण दे रहे हैं, हमेशा याद रखिए प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है, हमने पहले भी बताया है और भी बता रहे हैं। तो अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद, अगर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो खूबी, अब वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। कभी कभी अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है, तो उस वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म देते हैं। इसलिए देते हैं कि उसको हम जीरेंड बना दें। वो जीरेंड जब बन जाएगा तो वो नाउन का काम करेगा। कभी कभी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करती है, तो हमने नहीं पढ़ा है, एडजेक्टिव का भी काम कर देता है। तो उसका पार्ट्स आते हैं, जैसे आई फाउंड अ ब्रोकन पेन। पेन हमारा यहाँ पे नाउन है। सिंपल उदाहरण समझिए। अब आप ब्रोकन की बात करें तो ब्रोकन टूटा हुआ, ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ, क्योंकि एक पार्ट्स है। तो उस नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है कि नाउन क्या है, पेन है, और उसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, ब्रोकन। पेन कैसी है, टूटी हुई है। और टूटी हुई पेन है तो ये तो हमारा एडजेक्टिव हुआ ना, क्योंकि एडजेक्टिव ऐसा होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बताता है और किसी की नहीं बताता। और नाउन प्रोनाउन हमेशा हमारे या तो सब्जेक्ट होंगे या तो ऑब्जेक्ट होंगे, तो कुछ हो नहीं सकता। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, मेन फोकस हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर भाषा को सीखना है तो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले आप सीखिए। अब कोई भी स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल उदाहरण से, मोहन इज रीडिंग हिज बुक। मोहन अपनी किताब पढ़ रहा है। अब इसी सेंटेंस को देख लीजिए आप, मोहन इज रीडिंग हिज बुक, मोहन अपनी किताब पढ़ रहा है। मोहन जो कि एक नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हेल्पिंग वर्ब है, क्रिया है यहाँ। मोहन इज रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग है, मेन वर्ब है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। हिज एक प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, हिज यहाँ पे
एक प्रोनाउन है। बुक, बुक यहाँ पे नाउन आ रहा है, तो इसलिए हम हिज को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ बनाएंगे। है प्रोनाउन, देखिए आप, हिज बुक, माई बुक, देयर बुक, किसी भी नाउन के पहले जो भी आता है और वो नाउन को अगर मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव होता है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि यहाँ पे सब ये हिज बुक में ये हिज तो प्रोनाउन है, हिज प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है। हिज यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। बुक, किसकी बुक? हिज बुक, उसकी बुक। तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच से ही चला है, अलग से यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, जो टेंसेस के परिवर्तन होते हैं वो वर्ब के अकॉर्डिंग होते हैं। इसको थोड़ा समझना अलग से है कि हम जब किसी भी सेंटेंस के किस टेंस में है तो उसके पार्ट ऑफ स्पीच पे नहीं, बल्कि हम वर्ब की स्थिति पे कि वर्ब की कंडीशन क्या है। वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में है कि सेकंड फॉर्म में है कि थर्ड फॉर्म में है कि वर्ब आपका मॉडल के साथ है। इन चार चीजों पे फोकस करना है। पहला कि वर्ब की फॉर्म क्या है। वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेक्सिस में ही जा रहा है। वर्ब अगर आईएनजी फॉर्म में है तो समझ जाएंगे कि कंटिन्यूअस के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वर्ब अगर सेकेंड फॉर्म में है तो आप जान जाएंगे कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। वर्ब अगर थर्ड फॉर्म में जा रहा है तो ये समझ जाएंगे परफेक्ट के को फॉलो कर रहा है। अच्छा, अब हम इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच पे थोड़ा फोकस करेंगे, जनरली थोड़ा फोकस करेंगे। बाकी इसकी जब क्लास चलेगी तो भाई ऐसा नहीं है कि बस आधे एक घंटे की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को खत्म कर दें। हालांकि देखने में तो भाई छोटी चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाई 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप बुक से पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर गहराई से आप पढ़ेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि बड़े स्तर पे चीजों को इसमें एक्सप्लेनेशन हो जाते हैं, कुछ चीजें बहुत बड़ी हो जाती है। जो चीजें भी छोटी हैं, एक पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, एक पार्ट ऑफ स्पीच पे अगर हमको क्लासेस स्टार्ट करना है तो कम से कम मान के लिए हफ्ते 10 दिन इसकी क्लासेस चलेंगी, जाके ये पार्ट ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। भाई इंग्लिश में आप बोलते होंगे, समझते होंगे, पढ़ते होंगे, लेकिन चीजें यहाँ तक क्यों आ रही हैं, ये चीजें आप तभी समझ पाएंगे जब कोई टीचर उसको समझाएगा। क्योंकि एग्जाम में कॉमन एरर से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, नरेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस वो भी देगा, पूछेगा भैया इनका कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आप बताइए। तो जब आप उसको जानेंगे, उसके पास आप इस चीज को जानेंगे, तभी आप उसको फॉलो कर पाएंगे। अब जैसे अगर आप पास आप इस चीज को अच्छे ढंग से नहीं समझे हैं, जैसे हम कहें नाउ ही इज गोइंग टू स्कूल, बस एक सिंपल उदाहरण, नाउ ही इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे कोई बच्चा पीछे पीछे नाउ क्या है, नाउ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो नाउ का भी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होता है। अब यहाँ पे जब बात करें तो नाउ यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि एडवर्ब को टाइम का स्थिति बता रहा है, एडवर्ब टाइम बता रहा है कि अब वो जा रहा है, समय बता रहा है, समय बताने वाली, प्लेस बताने वाली, किसी काम को करने का तरीका बताने वाली, ये सारी चीजें हमारे एडवर्ब में आती हैं। एक चीज इंग्लिश में हमने और देखा है कि बच्चे जहां मर्जी आता है वहां पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन जैसे फ्री का हो, जहां मन में आए प्रीपोजिशन घुसेड़ दिए। तो प्रीपोजिशन ऐसा नहीं कि हर स्थान पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाए। काफी लोगों को देखा है हर स्थान पे कहीं भी यूज कर रहे हैं प्रीपोजिशन, उनको प्रीपोजिशन जैसे कि फ्री का प्रीपोजिशन कहीं भी यूज करिए, ऐसा नहीं होता। वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगाया जाता है, बात ठीक है, जैसे कुछ वर्ब के प्रीपोजिशन होते हैं वो आते हैं, लेकिन कहाँ आते हैं उसके अलग तरीके होते हैं। अगर कोई आपका ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो प्रीपोजिशन लेगा ही नहीं कहीं पे। जैसे एक सिंपल सेंटेंस जैसे द आर्मी अटैक, आर्मी ने अटैक किया,
अब इसमें कोई ऑन लगा रहा है, कोई अपॉन लगा रहा है, तो प्रीपोजिशन इसको ठीक है। अटैच किया ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको तुरंत अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर तुरंत इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, ठीक है, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, बीच में प्रीपोजिशन लगा देंगे, तो जो ऑब्जेक्ट होगा ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे एक सिंपल उदाहरण समझे, जैसे आई फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाता हूँ। सर मैं आपकी पतंग उड़ाता हूँ। आवाज सर आपकी यहाँ पे आवाज आई कट रही है। सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है। माननीय मिश्रा सर, आपकी आवाज खंडित हो रही है, कट रही है। योर वॉइस इज हाँ, ब्रेकिंग। आपकी आवाज कट रही है सर। आपका वाईफाई कमजोर हो गया है क्या? देखो आपका अब वाईफाई का, हाँ अब मैं चित्र भी आपका कट कट के आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। आप किस किस सही कर कनेक्शन दो। से जुड़े हुए हैं आप? जियो। नहीं, आपका यदि रिचार्ज खत्म हो गया हो उसमें जियो का, तो मैं अब सही कितने का बा, पैक पड़ता है? अब सही बा, बा चलिए चलिए, बोलिए अब बोलिए, ठीक है। कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ ठीक है। तो जैसे सेंटेंस में हम लिखा, आई फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाता हूँ। आई फ्लाई, मैं उड़ाता हूँ। तो कोई पूछे तो तुम क्या उड़ाते हो भाई? पतंग उड़ाता हूँ। आई फ्लाई एरोप्लेन, जहाज उड़ाता हूँ। फ्लाई को तुरंत अपना उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, या कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। जैसे हम कहें द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, या द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ रही है। अब यहाँ पे फ्लाइंग, जो फ्लाइंग है, या जो फ्लाई है, जो वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जरूरत है वो प्रीपोजिशन को जरूरत है। ऐसे में बच्चे मार खा जाते हैं। बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए कि हम किसको दें, ऑब्जेक्ट की नीड किसको है, प्रीपोजिशन को है कि वर्ब को है। अगर किसी सेंटेंस की बात की जाए तो ये चीजें उसमें फोकस करने वाली बात होती है कि जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसको लेगा कौन। अगर उस ऑब्जेक्ट को वर्ब ने ले लिया तो वर्ब, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर उस ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन ने ले लिया तो ये समझिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया स्वयं उड़ रही हैं, और मैं आकाश में हवाई जहाज उड़ाता हूँ। तो ये दोनों में अंतर है, एक में ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है, एक में इनट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है। चिड़िया एक में स्वयं काम कर रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, और मैं उड़ नहीं रहा हूँ बल्कि मैं उड़ा रहा हूँ। इसको, काइट को उड़ा रहा हूँ या एरोप्लेन को उड़ा रहा हूँ। सर एक तो मिनट दोनों में आपका, अंतर। सर आपका 1 मिनट का समय लेना हाँ, चाहूंगा। ये आपकी अभी हाँ, चित्र इतना स्पष्ट आ रहा है, आवाज भी स्पष्ट आ रही है, ये थोड़ी देर पहले हाँ, आपके नेटवर्क में क्या हो गया था? पता नहीं। देखिए ध्यान रखा करिए। अभी 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 तो ठीक है। चलिए अब कंटिन्यू करिए। अभी डल हो गया, किसी आपकी तस्वीर डल हो गई है। आपकी तस्वीर डल हो गई है माननीय सर। आप धब्बा धब्बा सा दिख रहा है आपका चेहरा। फोन कुछ इधर उधर हो जा रहा है क्या? अभी तो ठीक था, हमने तारीफ कर दी, लग रहा है इसलिए गड़बड़ा गया। अब ठीक हुआ। ना, ठीक नहीं आ रहा है। अभी तो बिल्कुल साफ हो गया था एकदम से, इसीलिए मैंने तारीफ की कि अरे अभी कैसे, अभी डल हो गया।
नहीं आवाज भी कट रही है अब। आई थिंक देयर इज डेटा प्रॉब्लम। सर आप बताएं आपका किस नंबर से कर रहे हैं, तो मैं आपके मोबाइल पैक पर एक रिचार्ज कर देता हूं। आप करेंगे डेटा तो है, कट जाएगा आपके। डेटा है इसमें भी, डेटा है डेटा है इसमें। तब ये हाँ क्यों कनेक्शन नहीं पकड़ रहा। अभी किस वाईफाई से जुड़े थे आप, ऋषभ वाले से जुड़े थे क्या? नहीं, हमारा ही तो। चलिए चलिए देखिए, 10 मिनट और देखिए, फिर कक्षा समाप्त होगी, दूसरी कक्षा का समय हो रहा है। आप साफ चित्र आ रहा है, बोलिए बोलिए। तो यही चीज समझना है कि हम प्रीपोजिशन किसको दें, ऑब्जेक्ट किसको दें। हम ऑब्जेक्ट वर्ब को देने जा रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन को देने जा रहे हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट वर्ब को दिया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन को दिया तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो इंग्लिश में, लैंग्वेज में ऐसी कोई काफी भ्रांतियां हैं। इसके अलावा जैसे हम बच्चे कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की अवस्था में होते हैं। वो ये समझ नहीं पाते कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब होता है ये कैसे फंक्शन करता है। बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एडजेक्टिव को वो एडवर्ब बना लेते हैं, एडवर्ब को वो एडजेक्टिव बना के बैठ जाते हैं। लेकिन याद रखिए ऐसा नहीं है। कोई भी एडजेक्टिव सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को ही मॉडिफाई कर सकता है, इसके अलावा वो किसी को भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। और हमारा एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सबको मॉडिफाई कर सकता है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबको मॉडिफाई करता है। एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा, प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, सबको कर सकता है सिवाय नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके। नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम जो होता है वो सिर्फ एडजेक्टिव का होता है। अब इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं किसी प्रीपोजिशन की, जैसे हम बात कर रहे थे, तो प्रीपोजिशन की चीज नहीं है कि जहां मन में आया हमने इस्तेमाल कर दिया, ऐसा नहीं है। जब कभी किसी वर्ब को हम देखते हैं, ये समझे कि उसमें अगर उसको अगर ऑब्जेक्ट अगर दे दें हम, जैसे हम कहते हैं ही किल्स, कितना हम बोलते हैं ही किल्स, वो मारता है। सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है, मारता है, कुछ तो है इसमें। द आर्मी अटैक, आर्मी ने अटैक किया, किसी न किसी पे तो अटैक किया होगा। तो इनको ऑब्जेक्ट तुरंत चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहते हैं मोहन गोज, मोहन जाता है, उसमें हम जोड़ दे टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, तो ये जो टू आ गया है, टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्कूल है। ये ऑब्जेक्ट वर्ब का तो है नहीं, ये ऑब्जेक्ट हमारा प्रीपोजिशन का है। अब कभी कभी होता है ये कि बच्चे इसका भी पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत होता है। इसका पैसिव वॉइस बनाना प्लेस दिखाने वाली चीजें, किसी के काम को करने का मैनर दिखाने वाली चीजें, कंडीशन दिखाने वाली चीजें, जितनी भी चीजें होती हैं ये सब हमारी एडवर्ब में आती हैं। ये सब हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अच्छा, दूसरी चीज, कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तीन चीजें मिल के ही सेंटेंस का निर्माण करती है। अगर ये तीन चीजें नहीं रहेंगी तो कोई भी सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनता है, ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनता है,
वर्ब की स्थिति जब बदलती है तो वो टेंस के हिसाब से चलने लगता है, ये भी हम बता दिए। प्रीपोजिशन की नीड किसको है, प्रीपोजिशन किसको चाहिए, वर्ब को चाहिए प्रीपोजिशन या ऑब्जेक्ट को चाहिए प्रीपोजिशन, ये भी देखना पड़ता है सेंटेंस में। इसी के स्ट्रक्चर में हम इंग्लिश लैंग्वेज के कन्वर्ट करते हैं, होप करते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा को बेसिस के मार्क्स में ट्रांसलेशन में पुराना पैटर्न है कि बच्चों को कुछ इंग्लिश सिखाने से पहले उनको सबसे पहले ट्रांसलेशन दिया जाता है कि ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग वो पढ़े। लेकिन हर चीजें बदल चुकी हैं। आज के समय में हम मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडर्न तरीके से हम बच्चों को समझाना चाहते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि किसी के रूल को वो रटना नहीं है, हमको चीजों को समझ के चलना है। अब जैसे हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीन ही काल होते हैं, तीन ही टेंस होते हैं, तीन प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुल मिला के 12 टेंस हैं। जब जब वर्ब की स्थिति बदलेगी टेंस हमारा उसी के अकॉर्डिंग बदलता जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसी के अकॉर्डिंग बदलते चले जाएंगे। हमें सबसे पहले टेंस में ये देखना है कि चीजें क्या क्या चीजें हमको टेंस में मिल रही हैं। अगर हम टेंस को बखूबी जानना चाहते कि बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग लेवल पे, बच्चों को ये हो जाता है कि भाई हम टेंस को पहचान, हम टेंस को नहीं पहचान पाते कि टेंस कौन सा है किसमें है। तो उसकी भी ट्रिक है कि किसी भी टेंस को देख के ही बता सकते हैं बच्चे कि कौन सा टेंस है और किसमें जा रहा है ये। जैसे समझिए किसी भी टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इतना तो हर बच्चा जानता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। कंटिन्यूअस, इसके टर्म्स को समझ लीजिए आप, जितने भी टर्म्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो सब में लगेगा। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब है किसी चीज का लगातार होना, बारंबारता हो जिसमें। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण। अगर परफेक्ट अकेला आया है तो किसी चीज को की पूर्णता को वो दिखा रहा है। जैसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा और उसका वर्ब होगा, सब्जेक्ट और वर्ब। हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट तो होगा ही, वर्ब की स्थिति बदल जाएगी। वर्ब जब आईएनजी फॉर्म ले लेता है तब समझ लीजिए वो कॉन्टिन्यूअस के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यही वर्ब जब थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल को वो फॉलो कर रहा है। जैसे ही हैज गॉन, वो जा चुका है, ही हैज गॉन। ही वेंट, वो चला गया। कभी कभी बच्चों में कंफ्यूजन है कि सर पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट उनको कंफ्यूजन होता है, कहाँ पे हम पास्ट इंडिफिनिट लगाए, कहाँ पे हम पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट लगाए। तो इसमें भी काफी हद तक नियमों को समझाएंगे हम। देखिए, अगर हम किसी भी समय को हम दर्शा रहे हैं, समय समय को हम दिखा रहे हैं, तब तो परफेक्ट में चला जाएगा। और अगर हम समय पे जोर नहीं दे रहे हैं तो पास्ट में ही जाएगा। इसमें काफी एक्सप्लेनेशन होंगे, क्लियर अंडरस्टैंडिंग तब जाके होगी। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, प्रेजेंट एक ऐसा सेंटेंस, याद रखिए आपको एक ऐसा सेंटेंस चुनना है जिसमें प्रेजेंट भी हो, परफेक्ट भी हो और कॉन्टिन्यूअस में भी, कॉन्टिन्यूअस भी हो, तीनों चीजें आए। जब प्रेजेंट की बात करते हैं वह पढ़ता है तो ये प्रेजेंट ही है, पढ़ रहा है कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो वर्ब की स्थिति को हम चेंज करेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर एन आवर।
वो 1 घंटे से किताब को पढ़ रहा है। अब इसमें देखिए तीनों चीजें आपको मिल रही हैं कि हैज बीन रीडिंग फॉर 1 आवर 2 आवर। तो उसने 1 घंटे का काम पूरा किया जो कि परफेक्ट को दिखा रहा है, और उसके बाद भी उसका काम अभी चल रहा है। तो सेंटेंस इसी चक्कर में है कि 1 घंटे से या 2 घंटे से वो पढ़ रहा है। इसमें तीनों चीजें याद। अब इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग में अगर लेंगे हम, इसको जब हम डायग्राम में हम इसको समझाएंगे तो ये ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। करना क्या रहेगा, सिर्फ आपको वर्ब की स्थिति को ही बदलना है, और जब जैसे जैसे वर्ब की स्थिति बदलेगी टेंस आपका बदलता जाएगा, बाकी और उसमें कुछ नहीं करना। दूसरी चीज, हम जब नेक्स्ट क्लास में अगर स्टार्ट करेंगे उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने लेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बिना हम चीजों को समझा नहीं पाएंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई घंटे 2 घंटे की क्लास नहीं है। एज पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अच्छे से समझाएंगे तभी ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बनेगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हम नियमों पे ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि भाषा नियमों पे नहीं चलती। अगर हम भाषा नियमों पे चलाएंगे तो आप देखिए कि जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वो ग्रामर के नियम को नहीं बताते। सिर्फ इसीलिए नहीं बताते कि अगर हम नियमों को बता देंगे तो बच्चा नियम के अकॉर्डिंग भाषा को समझेगा, बोलेगा, तो बच्चों को दिक्कत हो जाएगी बोलने में भी और लिखने में भी। नियम को समझने की आवश्यकता हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से होती है, बाकी हम नियमों को समझना नहीं चाहते, कोई नहीं समझना चाहता। तो इसकी उपयोगिता तभी पड़ती है जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, क्योंकि वहां पे कॉमन एरर्स को पहचानना होता है, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताना होता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच में है, क्या फंक्शन कर रहा है, क्या फंक्शन नहीं कर रहा है। तो बखूबी अगर देखा जाए तो ग्रामर के पैटर्न में बहुत सारे नियम कानून हैं, लेकिन उन नियम कानून का एक मैथमेटिक्स वे है, कुछ रूल है, उसके कुछ बेसिक रूल है कि जिसके अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। जैसे कभी कभी हमने देखा बच्चों को कि एडजेक्टिव के साथ भी वो प्लेस कर देते हैं आर्टिकल, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल को प्लेस करते हैं। अब कहते हैं सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है एडजेक्टिव, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, बेस्ट बेस्ट एडजेक्टिव है, और उसके साथ आर्टिकल प्लेस हो रहा है। किताबें भी यही चीज लिखती हैं, लेकिन अगर किससे बताए ना कि हम जैसे आर्टिकल हम कॉमन नाउन के साथ प्लेस करते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं प्लेस करते। तो ही इज द बेस्ट बॉय, तो जो द आर्टिकल आया हुआ है वो बेस्ट के साथ नहीं खड़ा हुआ है, वो बॉय के साथ में है। हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल प्लेस करते ही नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता शी इज द ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज द ब्यूटीफुल गर्ल। हाँ, तो इस सेंटेंस सही है, शी इज द ब्यूटीफुल गर्ल सेंटेंस सही है, क्योंकि जो आर्टिकल आया वो ब्यूटीफुल के साथ है ही नहीं, वो गर्ल के साथ में है। लेकिन अगर कोई कहे कि सर ये एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो आर्टिकल इसके साथ प्लेस हो रहा है, तो आर्टिकल गर्ल के साथ में है, हम ये नहीं कह सकते ही इज द ब्यूटीफुल, ये गलत हो जाएगा। सी इज द ब्यूटीफुल अगर बोलती है तो ये गलत हो जाएगा। सी इज ब्यूटीफुल हम इतना बोल सकते हैं, द ब्यूटीफुल नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम ये कहें सी इज द ब्यूटीफुल गर्ल, तब ये सेंटेंस हमारा सही होगा, क्योंकि आर्टिकल हमारा ब्यूटीफुल के साथ नहीं है, आर्टिकल जा रहा है प्रॉपर कॉमन नाउन के साथ, गर्ल के साथ। दूसरी चीज, जब हम प्रीपोजिशन की वो एडवर्ब की बात करते हैं, एडवर्ब
तो एडवर्ब तो सबको मॉडिफाई करता है नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके, क्योंकि नाउन प्रोनाउन को छोड़ने का काम तो एडजेक्टिव का है। एडवर्ब में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है। एडवर्ब का प्लेस, एडवर्ब या तो वाक्य के प्रारंभ में आ सकता है, बीच में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, ये कहीं भी आ सकता है एडवर्ब। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन होती है, एडवर्ब ऐसा नहीं है कि हर जगह प्लेस कर दें हम। अगर हम इसको एडवर्ब को, किसी भी एडवर्ब को हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ले रहे हैं, एडवर्ब को हम, एडवर्ब से ही हम सेंटेंस की शुरुआत अगर कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब इन्वर्जन के रूल को फॉलो करेगा। इन्वर्जन का रूल ये कहता है कि जब कोई भी सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होगा तो उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। इसका सेंटेंस है नो सुनर, नो सुनर डिड ही सी द पिक्चर, उसने जैसे ही पिक्चर को देखा, नो सुनर डिड ही सी द पिक्चर, तो नो सुनर के पास तुरंत डिड आ गया। क्यों? क्योंकि वो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, इन्वर्जन को। नो सुनर हैड आई लेफ्ट द ट्रेन, जैसे ही मैंने ट्रेन को छोड़ा, तो ये भी हैड का प्रयोग हो गया। तो नो सुनर जैसे ही एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद तुरंत बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। अच्छा, इंग्लिश में और कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आती हैं, ये भी आप समझ लीजिए। ज्यादातर इंग्लिश ग्रामर में कॉम्प्लिकेशन तब आती हैं जब हम हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करके चीजों को सीखते हैं। हालांकि पैटर्न तो वही है, लेकिन जब हम चीजों को हिंदी से ट्रांसलेट करके सीखेंगे, उस स्ट्रक्चर पे हमारा प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। जैसे एक उदाहरण, सिंपल उदाहरण देते हैं, जैसे हम कहें द मंकी इज इन द ट्री। अगर हम ये बोल रहे हैं द मंकी इज इन द ट्री, बंदर पेड़ पर है, तो अगर हिंदी से इसको हम सिमिलर करेंगे, सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा ये सेंटेंस इस हिसाब से सेंस देता है कि बंदर पेड़ पर है, ऑन का यूज करें हम, मतलब ऐसा नहीं होता, हम इन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पर, पेड़ का मतलब पेड़ की के ऊपरी सतह पे वो नहीं है, उसकी स्थिति को देखा जाए। पेड़ की ऊपरी सतह उसके पत्तियों का सतह होता है, जहाँ पे बंदर का बैठ पाना नामुमकिन है। बंदर जब भी बैठेगा किसी न किसी डाली पे बैठेगा। हम सेंटेंस में यही कहते हैं द मंकी इज सिटिंग इन द ट्री, हम ऑन द ट्री नहीं बोलते। हाँ, ऑन का यूज करते हैं तब जब ये कहना हो हमें द मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है। ये ना कहें कि पेड़ पर बैठा हुआ है, पेड़ की डाली जब हम कहेंगे तो वहां पे हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी से सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, हम ऑन ही लिखेंगे। तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कैसे, कहाँ पे करना है हमको, माननीय सर, ये आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा कि अब चूंकि और भी क्लासेस हैं, तो आपसे आग्रह है कि अपने लेक्चर को 5 मिनट में बाइंड अप करने की महती कृपा करें। कल आपका व्याख्यान इसी समय पर पुनः होगा। चलिए, तो हम ये बताना चाहते हैं, ये तो मतलब एक खिचड़ी है बता रहे हैं, इंग्लिश भाषा में एक खिचड़ी है, हो सकता है काफी बच्चों को ना समझ में आए, क्योंकि ये जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो उसके पूरे चीजों को हम समराइज करते हैं कि भाषा में कहाँ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो भाषा को हम कैसे सीखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम भाषा के एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को लेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, तभी ये इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से समझ में आएगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस के पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से पहचान लेंगे, क्योंकि चीजें ब्रॉड हैं,
इसका कोई लिमिट नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज का कोई लिमिट है ही नहीं, ना ही कोई परफेक्शन है। अगर हम ये कहें कि भाई हमको भाषा में पूरी परफेक्शन, तो हम नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। जितना आप अंदर जाते जाएंगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखती जाएंगी। इसको चिंतन मनन के द्वारा चीजों के कॉम्प्लिकेशंस को समझा जाता है। जो जिसको कि किताबें अपवाद लिख देती हैं, भाई जहां उनकी खोज खत्म हो जाती है उसको सिर्फ अपवाद लिख देते हैं, भाई ये अपवाद है, ऐसा है। लेकिन ग्रामर में ऐसा अपवाद तो कोई वर्ड है ही नहीं। जो भी चीजें हैं उनकी उनका एक लॉजिकल पैटर्न है, लॉजिक के थ्रू है वो सब। वो वहां पे क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका एक तर्क है। ऐसी ऐसी अवस्थाएं हैं तब जाके यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो सेम पैटर्न हर भाषा में होती है। ऐसी बात नहीं है कि भाई हिंदी में अलग पैटर्न, इंग्लिश में अलग पैटर्न। आप अगर एक भाषा को सीख गए हैं तो आप सारी भाषाओं को सीख सकते हो। लेकिन अगर भाषा सीखने के लिए आपके पास मातृभाषा भी नहीं है, कोई भी भाषा नहीं, तो आप कोई भी भाषा सीख नहीं सकते। दूसरी चीज कि किसी भी रटंत विद्या पे आप फोकस मत करिए। नियमों को आप रटने की कोशिश मत करिए, न ही नियमों का बोझा बना के चलिए आप। क्योंकि नियम जो होता है वो समझने की चीज है, ना कि उसपे ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत है। स्टार्टिंग लेवल पे ये टीचर का काम है, वो चीजें क्यों आ रही हैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने का काम वो टीचर का काम है, वो आपका काम नहीं है। आप चीजों को समझिए, उसको ज्यादा लर्न करने की कोशिश मत करिए, लॉजिकली समझिए। इसमें सब मैथ, जैसे मैथ में लॉजिक है उसी हिसाब से इसमें भी लॉजिक पे है। कोई पैटर्न से हट के चीजें नहीं है। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट को आना है तो आना है, और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आने हैं तो आने हैं, दूसरा नहीं आ सकता। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन बनता है तो बनेगा, किसी भी स्थिति में हो वो नाउन प्रोनाउन ही बनेगा। चाहे भले ही वो कोई एडजेक्टिव का ही हो और वो बिहेवियर दे रहा है उसमें ऑब्जेक्ट का, तो हम उसको नाउन प्रोनाउन ही मानेंगे, हम एडजेक्टिव का काम वहां पे नहीं मानेंगे उसको हम। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हर चीज, हर वर्ड चेंज होते रहते हैं कि कब कहाँ कौन सा काम कर दे, वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही बताएगा। तो नेक्स्ट क्लास से हम फिर उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी स्टार्टिंग करेंगे, टेंस से भी स्टार्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि टेंस को समझना मतलब पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझें। बेस हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंस नहीं है। इस पुराने भाई टीचर पुराने के समय भाई कहते हैं कि भाई कहाँ पे हमको अ लगाना है, कहाँ पे आयन लगाना है, कहाँ पे द लगाना। टीचर यही बताते भैया जहाँ पे ए ई आई ओ यू मिले वहां पे आप आयन लगा दीजिए, बाकी सब आप अ लगा दीजिए, तमाम तरीके की। लेकिन वो तो हम लोगों को बाद में पता चला कि इसका संबंध अ ई आई ओ यू से नहीं है, वो उसके साउंड से है। जहां पे हमको ये साउंड मिले उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है। तो काफी चीजें इंग्लिश में ऐसी हैं, वो भ्रांतियां पड़ी हुई हैं। वो पुराने स्ट्रक्चर से बच्चे बाहर निकले, यही हमारा प्रयत्न रहेगा कि वो पुरानी जो पद्धति है भाषा सीखने की, वो भाई हमारे हिसाब से तो वो बहुत ही गलत पद्धति रही है, और हमको आधुनिक युग के पद्धति को ही अडॉप्ट करके चलना है। चलिए, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं एक थैंक यू। छोटा सा स्मरण सुनाना चाहूंगा कि जब दिल्ली में वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो दिल्ली के भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी वेलिडिक्टरी सेशन में अध्यक्ष के रूप में आए हुए थे। और उनकी जो बात थी, आज वही बात आपके मुखारविंद से सुनने को मिल रही है। उन्होंने एक बात कही थी कि जो किसी भी प्रकार की शिक्षा है, इंटरमीडिएट तक दी जाने वाली सारी शिक्षा जो मदर टंग है उसी में होनी चाहिए। और जो आपका मदर टंग है, यानी जो आपकी मातृभाषा है, वो मातृभाषा आपके आंख के जैसे होती है।
और जो दूसरी कोई लैंग्वेज आप सीखते हैं वो स्पेक्टिकल्स की तरह होता है, चश्मे की तरह होता है। तो वेंकैया नायडू जी ने बहुत अच्छा कहा था, उपराष्ट्रपति जी ने, कि यदि आपके आंखें हैं तब तो इस चश्मे की कोई प्रासंगिकता होती है, लेकिन जब आपके आंखें ही न हो तो चश्मे की क्या आवश्यकता। वही हाल मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा कि यदि आपका मातृ लैंग्वेज, मातृभाषा आपको आती है एक, तब तो दूसरी भाषाओं की आवश्यकता जान पड़ती है। अब यदि आपको आपका मदर टंग ही ठीक से नहीं आता है, आपको हिंदी ही अच्छे से नहीं आती, फिर आप अंग्रेजी क्या खाक सीखेंगे। दूसरी बात, आप इतनी सरल भाषा में अंग्रेजी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू राइट इन इंग्लिश एंड हाउ टू बिहेव इन इंग्लिश, कि बड़ा ही अच्छा लगा, सादगी पूर्ण लगा। और हम तो जब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ा करते थे तो एकमात्र प्रोफेसर LR शर्मा जी थे जो अंग्रेजी के सारे लेक्चर्स हिंदी में देते थे और हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके पढ़ाते थे। उन्हीं का लेक्चर हमको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में समझ में आया। बाकी जितने आचार्यगण प्रोफेसर साहब लोग आते थे, ऐसी हाई फाई अंग्रेजी बोलते थे कि सर के ऊपर से निकल जाती थी और हमको कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर हम लोग अपना सेल्फ स्टडी, कोचिंग इत्यादि करके किसी तरह से अंग्रेजी पढ़े लिखे, पास हुए अच्छे नंबरों से, फर्स्ट क्लास नंबर से। तो मैं सर चाहूंगा कि आप इसी तरह से सरलतम शब्दों में, अब जरूरत आवश्यकता के अनुसार हम तो कहेंगे व्हाइट बोर्ड यूज करना पड़े तो आप व्हाइट बोर्ड यूज करिए। और विद्यार्थियों को, कोई हमें हड़बड़ी नहीं है, कोई हमें जल्दी नहीं है कि नहीं आप हमको एक दिन में हमारे विद्यार्थियों को आप विद्वान बना दीजिए, एक दिन में आप सारा अंग्रेजी घोंट करके पिला दीजिए, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी संस्था जो पीताम्बरा कोचिंग संस्था है, इसमें अंग्रेजी की स्पीकिंग कोर्स के लिए या अंग्रेजी के अन्य भी पाठ्यक्रम, TGT, PGT, नेट JRF इत्यादि के लिए भी जो कैंडिडेट आए, उनको सरल से सरल शब्दों में आप चीजों को समझाएं और ताकि उनका एक क्षमता डेवलप हो, एक कैपेसिटी डेवलप हो कि वो अंग्रेजी से डरे नहीं, अंग्रेजी उनको देख करके बल्कि डर जाए। बचपन की एक पंक्ति याद आती है, जब हम लोग कभी ट्यूशन पढ़ने गुप्ता साहब के यहाँ जाया करते थे तो कहा करते थे मास्टर साहब गुप्ता जी कि टम टमा टम टम टमाटर खाएं हम, अंग्रेज के बच्चे क्या जाने, अंग्रेजी जाने हम। तो बहुत ही अच्छा लगा सर। कल आपकी कक्षा पुनः 6 बजे होगी। आप कल पुनः कक्षा में आए और हमारे विद्यार्थियों को कृतकृत्य करें। आपकी ये कक्षा जो 5 दिवसीय अभी फ्री ट्रायल क्लास चल रहा है, इसके बाद ये पेड क्लास होगी। आपके जो अभी लेक्चर्स हैं इनको हम यूट्यूब पर भी संप्रेषित करेंगे ताकि अन्य विद्यार्थी लोग भी इसका लाभ ले सकें और आपके इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। थैंक यू वेरी मच सर। अब इसी के साथ मैं मंगलाचरण करूंगा और आज की अंग्रेजी की यह कक्षा यहीं पर परिसमाप्ति को प्राप्त होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गम्यताम पुनर्दर्शनाय। कल हम लोग फिर मिलेंगे इस कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। सर को सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच।